हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है हर बार की तरह। और आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की बायोलॉजी है उसका सेकेंड लेक्चर। और सेकेंड लेक्चर का आज जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं वो है 9 लेक्चर। और इसके बाद पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से बहुत टॉपिक पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगने वाला है। तो चलिए मैं आपको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के जो लेक्चर उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। अब विशिष्ट विधियाँ क्या है? अभी तक तो हमने पढ़ा कि जनन वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन से थे? पहला था लैंगिक, दूसरा था अलैंगिक, तीसरा था कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता था कि जो अलैंगिक जनन था उसके अंतर्गत आता है। हमने बहुत डिटेल से पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा था कि जो लैंगिक क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि निषेचन होता है। निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और अलैंगिक में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि संतति का निर्माण होता है। लेकिन जो पादप जनन की जो विशिष्ट विधियां हैं उसमें क्या होता है कि ना तो संलयन होगा यानी कि निषेचन होगा, और ना ही क्या होगा, विभाजन होगा। विभाजन भी नहीं होगा, संलयन भी नहीं होगा, उसके फलस्वरूप युग्मनज व संतति का निर्माण भी होगा। तो ऐसी ही क्रिया को हम क्या कहते हैं? पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे होती है, चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं द्वारा होता है। आपको इस सिंपल सी बात पता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक अगुणित नर युग्मक होता है, एक अगुणित मादा युग्मक होती है। दोनों ही आपस में संलयन करते हैं। संलयन करने के बाद क्या होता है कि उनमें युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के निर्माण के फलस्वरूप क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। जब एक अगुणित नर युग्मक जब एक अगुणित मादा युग्मक आपस में संलयन की क्रिया करते हैं जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? लैंगिक क्रिया कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि संलयन होता है, इसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? लैंगिक क्रिया कहते हैं। आपको पता है। और हमने डिस्कस भी किया था कि जो अलैंगिक होता है उसमें क्या होता है कि उसमें विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है यानी कि संतति का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें कायिक जनन की, तो कायिक जनन हम पहले चैप्टर में सारे बहुत ही डिटेल से उनके जितने भी पार्ट है सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप जाके फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे नेम आया है इसका, तो चलिए हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो कायिक जनन किसे कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कायिक जनन का मतलब क्या है कि पादप में क्या होता है कि बीज से फल मतलब बीज से नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन कायिक जनन में क्या होता है कि बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से, जैसे कि जड़, तना, पत्ती में से किसी अन्य मतलब कि ये अन्य भाग हो गए, तो बीज के अतिरिक्त पादप के किसी भी अन्य भाग से नए पादप का निर्माण ही कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन आपको समझ में आया? तो अब पढ़ते हैं विशिष्ट विधियां। अब विशिष्ट विधियां मैंने आपको बताया कि ना तो इसमें निषेचन होगा ना ही विभाजन होगा, और उसके फलस्वरूप भी क्या होगा कि युग्मनज का निर्माण होगा। ऐसी क्रिया को ही या ऐसे ही जनन को हम क्या कहते हैं? पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आसंग जनन। तो आसंग जनन क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आसंग जनन को पढ़ने से पहले हम एक वैज्ञानिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1908 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेंस विंकलर। उन्होंने क्या बताया था कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है कि एक ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन यानी कि जिसमें क्या हो, अर्धसूत्रण व निषेचन नहीं होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आसंग जनन कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो आसंग जनन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आसंग जनन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है बीजाणुद्भिद आसंग जनन। इसको हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं।
जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है, युग्मकोद्भिद। तो आपको पता चला कि दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला कि ये बीजाणुद्भिद आसंजनन, जिसे हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है युग्मकोद्भिद आसंजनन। तो चलिए बीजाणुद्भिद आसंजनन क्या होता है, चलिए हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि जो भ्रूण का निर्माण होता है वो बीजांडकाय अथवा अध्यावरण आदि की किसी द्विगुणित कोशिका द्वारा जब इसका निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है कि ना तो अर्धसूत्रण होता है, ना ही क्या होता है निषेचन होता है। और ऐसी ही क्रिया को हम क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद आसंजनन, जिसे हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। इसमें क्या होता है कि इसमें भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय व अध्यावरण आदि की द्विगुणित कोशिका द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना तो अर्धसूत्रण होता है, ना ही क्या होता है, निषेचन होता है। और ऐसी ही क्रिया को हम क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद आसंजनन, जिसे हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई। अभी हम डिस्कस करते हैं जो सेकंड पार्ट है वो, और उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं जो दूसरा पार्ट है, यानी कि युग्मकोद्भिद आसंजनन। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि भ्रूण का परिवर्धन आगुणित भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि युग्मकोद्भिद आसंजनन। युग्मकोद्भिद आसंजन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जो भ्रूण का परिवर्धन होता है वो अगुणित भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका से होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद आसंजन कहते हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई। अब हम दो पॉइंट समझते हैं, या कह दो डिफिनेशन समझते हैं। तो पहली जो डिफिनेशन है वो क्या है कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं और अपयुग्मन किसे कहते हैं। तो पहली डिफिनेशन है अनिषेक जनन, तो इसको समझते हैं। तो अनिषेक जनन किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंडकोशिका से होता है, मतलब जिसका निषेचन ना हुआ हो उस अंडकोशिका से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी नाम है उसके पहले अगर आ लग जाता है तो मतलब वो चीज नहीं हो रही है। तो अनिषेक मतलब बिना निषेचन के ही। तो इसमें क्या बताया गया कि जब भ्रूण का निर्माण क्या होता है कि किसी अनिषेचित मतलब बिना निषेचन किए हुए जो अंडकोशिका है उससे होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। सिंपल सी बात आपको समझ आई। और अपयुग्मन किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की किसी भी अगुणित कोशिका जैसे कि सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका से होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अपयुग्मन कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप परिभाषा कैसे लिख सकते हो और इसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने परिभाषा लिख दी है कि जो आसंजनन है, मैंने आपको बताया कि हेंस विंकलर ने क्या किया था कि 1908 के अनुसार क्या था, इनके अनुसार कि सामान्य लैंगिक जनन की कोई ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें क्या हो, अर्धसूत्रण व निषेचन नहीं होता हो उसे हम क्या कहते हैं, आसंजनन कहते हैं। मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये क्या थे कि ये दो प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार था वो कौन सा था, बीजाणुद्भिद आसंजनन, जिसे हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। आपको ये दोनों नाम जानने की जरूरत है क्योंकि कहीं पे कोई वर्ड आएगा तो आप ये नहीं सोचोगे कि कौन सी मैंने डिफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या था। तो आपको दोनों ही नाम पता होने चाहिए, बाद में ये ना रहे कि अरे मैंने तो ये नाम पढ़ा ही नहीं था। नहीं, आपको मैं इसीलिए दोनों नाम बता रही हूँ ताकि जब कोई भी मान लो इसकी जगह पे ये नाम दे दिया तो आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है। तो आप समझ रहे हो। तो इसमें क्या था कि भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय अथवा अध्यावरण आदि की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। इस दौरान अर्धसूत्री व निषेचन नहीं होता है। तो ये सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद जो दूसरा प्रकार था वो कौन सा था, दूसरा प्रकार था कि युग्मकोद्भिद आसंजनन। तो इसमें क्या बताया था कि भ्रूण का परिवर्धन अगुणित भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका से होता है।
के बाद जो मैंने दो डिफिनेशन बताई थी, मतलब अनिषेक जनन, तो इसमें क्या था कि जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है तब इसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। मैंने आपको बताया था, मतलब अनिषेचित अंड कोशिका, मतलब किसी भी नाम के पहले अगर आ लगता है तो मतलब वो काम नहीं हो रहा। अनिषेचित मतलब कि बिना निषेचन किए हुए जो अंडा है उसको अगर उस अंड कोशिका से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि अनिषेक जनन कहते हैं। और अगर अपयुग्मन की बात की जाए तो अपयुग्मन में क्या होता है कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका जैसे सहायक या प्रतिमुखी कोशिका से होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपयुग्मन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भ्रूणकोश होता है वो गोल सा होता है, जो ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। जो नीचे की ओर होती हैं 3 कोशिकाएं, तो जो किनारे किनारे कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। जो बीच की होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। अंड कोशिका में प्रथम निषेचन यानी कि सत्य निषेचन होता है, आपको पता है। यहाँ पे बात आई है कि जब भ्रूण का जो निर्माण होता है भ्रूणकोश की किसी अगुणित कोशिका जैसे सहायक या प्रतिमुखी कोशिकाएं से होता है, मतलब प्रतिमुख कोशिका से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपयुग्मन कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार की जो युग्मकोद्भिद आसंजनन है ये कितने प्रकार की होती है और किस वैज्ञानिक ने किसके अनुसार बांटा। तो मैं चलिए वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो मतलब प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी, उनके अनुसार मतलब उन्होंने क्या किया था कि 1950 में उन्होंने इनको क्या किया था कि बांटा था। तो कितने भागों में बांटा था, वो था 4 भागों में। तो पहला जो है वो कौन सा है, अनावृत्ति आसंजनन। दूसरा कौन सा है, पुनरावृत्ति आसंजनन। तीसरा कौन सा है, अपस्थानिक भ्रूणता। चौथा कौन सा है, कायिक आसंजनन। तो चलिए हम इन चारों के बारे में बहुत डिटेल से वर्णन कर लेते हैं ताकि आपको सब समझ में आए। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे जो पहला प्रकार था वो कौन सा था कि अनावृत्ति आसंजनन। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के आसंजनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि इस आसंजनन में क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि सामान्य अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है कि अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है। मतलब कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा कि अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होगा। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगुणित अनिषेक जनन किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसके अगुणित अंड के बिना निषेचन से अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। अगुणित अनिषेक जनन मतलब बिना गुणन के क्या हो कि और बिना निषेचन के क्या हो, जनन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप कैसे दे सकते हो कि इसमें क्या होता है कि अगुणित अंड कोशिका से बिना निषेचन के, अगुणित कौन है, अंड कोशिका है। नाम से आप डिफिनेशन निकालो ना, अगुणन मतलब अगुणित का मतलब अगुणित कोई कोशिका होगी तो अंड कोशिका में क्या होता है, निषेचन होता है। तो अगुणित अंड से बिना निषेचन के, और इसमें अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के, ये नाम ही बता रहा है ना कि अगुणित अंड जो कोशिका होती है उनमें बिना निषेचन से क्या हो, अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। जो इसका अध्ययन था वो किन्होंने किया था, उन वैज्ञानिक का नाम है जोर्जेंसन ने क्या किया था कि 1928 में इसका अध्ययन किया था। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई। तो चलिए अब जो दूसरी डिफिनेशन है वो समझते हैं। तो जो दूसरी डिफिनेशन है वो कौन सी है कि अपयुग्मन, जो अगुणित अपयुग्मन है वो क्या होता है। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। भ्रूण का विकास अंड के अतिरिक्त, जो भ्रूण है उसका विकास क्या हो कि अंड कोशिका के अतिरिक्त क्या हो, मादा युग्मकोद्भिद की किसी दूसरी कोशिका से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। तो अपगुणित जो अगुणित अपयुग्मन है उसमें क्या होता है कि जो अगुणित जो अंड कोशिका है उसके अतिरिक्त
जो भ्रूण का विकास होगा वो अंड कोशिका के अतिरिक्त मादा युग्मकोद्भिद की किसी दूसरी कोशिका से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आगुणित अपयुग्मन कहते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है वो है धतूरा और मक्का। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। चलिए दूसरा जो पार्ट है, यानी कि पहला हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पहला जो नेम था, जो पहला प्रकार था वो था अनावृत्ति आसंजनन, और जो दूसरा है वो कौन सा है, पुनरावृत्ति आसंजनन, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद आसंजनन भी कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, पुनरावृत्ति आसंजनन, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद आसंजनन भी कहते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के पूर्व नहीं होने के कारण इसमें क्या होता है, जो स्त्री युग्मकोद्भिद में गुणसूत्रों की संख्या मात्र पादप के समान ही द्विगुणित होती है। तो इस परिभाषा का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा हो, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। पुनरावृत्ति आसंजनन, इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के पूर्व नहीं होने के कारण, मतलब जो आसंजनन है वो जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके पूर्व नहीं होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो स्त्री युग्मकोद्भिद के जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी रह जाती है, मात्र पादप के समान ही द्विगुणित होती है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको अब समझ आ गई होगी। मतलब क्या होता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन के पूर्व क्या होता है कि पूर्व ये क्रिया नहीं होती। इसके पश्चात क्या होता है कि जो स्त्री जो होती है यानी कि युग्मकोद्भिद होती है उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र पादप के समान यानी कि द्विगुणित होती है। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहली कौन सी होती है, जनन अपबीजाणुता, दूसरी कौन सी होती है, कायिक अपबीजाणुता। तो जो पहला प्रकार है यानी कि जनन अपबीजाणुता, इसमें क्या होता है कि भ्रूणकोश का विकास प्रपस्तुक की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है तथा भ्रूणकोश की द्विगुणित कोशिकाओं यानी कि द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। द्विगुणित कोशिकाओं से क्या होता है, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। जनन अपबीजाणुता, तो इसमें क्या होता है कि भ्रूणकोश का विकास प्रपस्तुक की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। तो किससे होता है, द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। किसकी, तो प्रपस्तुक कोशिकाओं से होता है। और क्या होता है कि भ्रूणकोश की द्विगुणित कोशिकाओं में क्या होता है कि द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो दूसरा है प्रकार वो कौन सा है, कायिक अपबीजाणुता। तो इसमें क्या होता है कि भ्रूणकोश का निर्माण बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। द्विगुणित भ्रूणकोश की कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का विकास होता है। तो इसमें कहना क्या चाहता है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो भ्रूणकोश का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो द्विगुणित भ्रूणकोश की जो कोशिकाओं से क्या होता है कि द्विगुणित भ्रूण का विकास होता है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे जो तीसरा प्रकार है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है, अपस्थानिक भ्रूणता, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद आसंजनन भी कहते हैं। तो बीजाणुद्भिद आसंजनन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाओं से होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद आसंजनन भी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है नींबू आम। तो आपको ये समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे चौथा प्रकार है वो कौन सा है, कायिक जनन। तो कायिक जनन में क्या होता है कि बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से नए पादप का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, जैसे मैं लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि कायिक जनन किसे कहते हैं, जब पादप के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से क्या होता है, जब नए पादप का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं आसंजनन के महत्व। तो ये बहुत सिंपल से इसके कुछ महत्व हैं, लगभग 4 हैं। तो चलिए वो पढ़ लेते हैं, आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगे। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए जो पहला महत्व है वो कौन सा है कि पादप के लक्षण मात्र पादप के समान होते हैं। मतलब क्लोन मतलब क्या था, संतति होता है। तो क्या होता है कि इसमें संतति भी बनती है। जो संतति होती है उसमें क्या होता है कि जो मात्र पादप के समान मतलब
जो पादप होगा वो कैसा होगा कि पादप के समान होगा। मतलब अभी एक मान लो मनुष्य में बात की जाए या किसी जानवर में बात की जाए, तो अभी मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा ही पैदा करेगा। वैसा तो है नहीं कि हाथी पैदा करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के बच्चे को पैदा करता है। आपको पता है कि अगर हमारे माता पिता तो उन्होंने हमें जन्म दिया, तो हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं। और अगर हम बात करें किसी गाय बकरी की, तो गाय गाय को ही जन्म देती है, बकरी बकरी को ही जन्म देती है। तो उनके लक्षण हमारे लक्षण कुछ कुछ समान होते हैं। तो आपको ये पता है, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। दूसरा कौन सा है कि पादप में नए लक्षणों का विकास नहीं होता है। इसमें नए लक्षण का विकास नहीं होगा, मतलब कि अभी हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो एक गुड़हल का पौधा है। अब उसमें क्या होगा कि गुड़हल के जैसे ही फूल लगेंगे, वैसे ही उनका रंग होगा, वैसे ही वो उनकी तरह दिखाई देंगे, वैसे उनकी खुशबू होगी। तो इनके जो लक्षण होंगे उनमें जो विकास होगा वो कैसा होगा कि समान होगा, नए लक्षणों का विकास नहीं होगा। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद जो तीसरा है वो कौन सा है कि पादप में लाभदायक लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। मतलब जो लाभदायक लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर जो लाभदायक लक्षण होते हैं वो क्या होता है कि आसंजन द्वारा क्या होता है कि लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। संरक्षित रखने का मतलब है कि सुरक्षित रखा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी अच्छा लक्षण होगा, जैसे कि अभी एक पादप गुड़हल का लिया जाए तो गुड़हल लाल रंग का होता है, तो वैसे ही लाल कलर होता है। तो वो जो कलर है उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है कि आसंजनन किया जाता है। तो ये सिंपल सी बात आपको पता ही है। उसके बाद जो चौथा है वो कौन सा है कि इनमें क्या होता है, संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। संकर क्या होता है? संकर मतलब होता है पूर्वज। तो जो मतलब जो पूर्वज जो इसमें संकर बीजों का जो उत्पादन होता है वो आसानी से किया जा सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म परिवर्धन। तो सूक्ष्म परिवर्धन क्या होता है? इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक कोशिका लेते हैं। एक कोशिका मान लो ली, उसको क्या किया, लैब में लेके गए। लैब में ले जाने के बाद क्या किया कि इसको एक पात्र में रखा। पात्र का मतलब कोई डिब्बा, कोई भी एक ऐसा पात्र लिया जिसमें कि वो कोशिका को रख दिया गया। उस कोशिका पे क्या किया गया, कुछ वृद्धि हार्मोन छिड़क दिए गए। वृद्धि हार्मोन्स छिड़कने के बाद क्या हुआ कि उस कोशिका से क्या हुआ कि कुछ कैलस निकले। और जब कैलस निकलेंगे तो क्या होगा कि कैलस का मतलब कि एक नया पादप बना, एक नया जड़ निकली, जिससे क्या हुआ, पादप बना। और जब वो पादप बन गया तो क्या हुआ कि उस पादप को उस स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रोपित कर दिया गया। और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म परिवर्धन। तो सूक्ष्म परिवर्धन में क्या होता है कि इसमें कोशिका ली जाती है। कोशिका को क्या करते हैं कि लैब में लेके जाते हैं। लैब में क्या करते हैं कि एक पात्र में रखते हैं और उस पात्र में क्या करते हैं, कुछ वृद्धि हार्मोन छिड़क देते हैं। वृद्धि हार्मोन छिड़कने के बाद क्या होता है कि उस कोशिका में क्या होते हैं कि कैलस निकलते हैं। कैलस निकलने के बाद क्या होता है कि नए पौधे का निर्माण होता है और उस पौधे को उस स्थान से दूसरे स्थान पर रोपित कर दिया जाता है। और जो ये क्रिया हुई है इसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म परिवर्धन कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, चलिए वो जानते हैं। इसका जो उपयोग है, कोई भी विभिन्नता नहीं आएगी। एक पादप को उगाया, उससे क्या हुआ, दूसरी जगह रोपित कर दिया गया। उसी पादप की कोशिका उससे लैब में लेके गए, वृद्धि हार्मोन छिड़के, और फिर क्या हुआ कि वहां से नए पादप का निर्माण हुआ। फिर उसको उठा के किसी नई जगह पे रोपित कर दिया गया। और इसमें क्या होता है कि कोई भी विभिन्नता नहीं आएगी। मतलब कि इसमें निषेचन नहीं हुआ, संलयन नहीं हुआ। अगर संलयन होता तो क्या था, दो लोग होते, नर और मादा, दोनों आपस में मिलते तो दोनों के लक्षण आते। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्या होगा कि इसमें विभिन्नता नहीं आएगी। और जब विभिन्नता नहीं आएगी तो सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होगा कि संलयन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। तो क्या होगा कि इसमें समय की भी बचत होगी। तो दो सिंपल जो उपयोग है वो आपको समझ आए। पहला कि विभिन्नता नहीं आएगी, दूसरा कि समय की बचत होगी। और अगर हम ये सूक्ष्म परिवर्धन के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है नींबू और संतरा। नींबू और संतरा को क्या करते हो कि पहले बीज बो देते हो, बीज उग जाता है, उसके बाद क्या करते हो कि उसको उठा के दूसरी जगह पे रोपित करते हो। आप लोग ऐसे उगाते हो। लेकिन जैसे कि इसमें ऐसा ना किया जाए, बीज ना बोया जाए, तो क्या किया जाएगा कि इसकी एक कोशिका ले ली जाएगी।
उसको क्या करेंगे, लैब में लेके जाएंगे। लैब में कैसे क्रिया होती है उसको मैं बताती हूँ। तो इसको कहते हैं एक कोशिका लेंगे, उसके बाद जाएंगे लैब में लेके जाएंगे, एक पात्र में रखेंगे, उसमें वृद्धि हार्मोन छिड़केंगे। वृद्धि हार्मोन छिड़केंगे तो क्या होगा, कैलस निकलेगा और उस कैलस को क्या करेंगे, उठा के दूसरी जगह पे रोपित कर दिया जाएगा। और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म परिवर्धन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया नींबू संतरा। और अगर हम उपयोग की बात किया जाए तो उपयोगों का विभिन्नता नहीं आएगी, दूसरा कि समय की बचत होगी। तो अब हम बात करते हैं नया टॉपिक जो है बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता में क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। तो जो बहुभ्रूणता की जो खोज थी उसको सर्वप्रथम किसने पता लगाया था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1719 ईस्वी में क्या किया था, सर्वप्रथम क्या किया था, संतरे में देखा था कि हाँ बहुभ्रूणता नाम की भी कोई चीज होती है। तो उन्होंने इसका अध्ययन सर्वप्रथम संतरे में देखा था। संतरे में देखने के बाद क्या हुआ था कि इन्होंने ही क्या किया कि इसका अध्ययन किया। तो सर्वप्रथम किसने किया था कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1719 में क्या किया था कि संतरा में सबसे पहले बहुभ्रूणता को देखा था। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई। अब भ्रूण आया इसमें सब। तो भ्रूण का निर्माण कैसे होता है आपको मैंने बहुत बार नहीं बल्कि लाखों करोड़ों बार बताया होगा कि जो भ्रूण है उसका निर्माण कैसे होता है। मैंने आपको बताया, कुछ लोगों को याद होगा कुछ को नहीं याद होगा, लेकिन मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जब एक अगुणित नर युग्मक एक अगुणित मादा युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं, संलयन के फलस्वरूप क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया ना, बहुत बार बताया। और ये क्रिया आपको पता थी, लेकिन अगर आप भूल गए थे तो आपको चिंता करनी चाहिए कि मैंने आपको एक दो बार नहीं बल्कि बहुत बार बताया है। लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा पढ़ो लेकिन बहुत बेहतर पढ़ो। लेकिन जितना पढ़ो उतना इतने अच्छे से पढ़ो कि कोई भी उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ये ना रहे कि मुझे पता नहीं है, मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा था। ये भी ना कहना पड़े कंफ्यूजन है, नहीं, जो टॉपिक पढ़ा उसको फटाफट जवाब दो कि लोग कहें कि वाओ इसने जो टॉपिक पढ़ता है एकदम मस्त पढ़ता है। बहुभ्रूणता होती क्या, चलिए वो समझते हैं। तो बहुभ्रूणता में क्या होता है कि कभी कभी कुछ पादपों में क्या होता है कि एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। एक से अधिक भ्रूण का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन क्या होता है लास्ट में एक ही भ्रूण सक्रिय रहता है, बाकी सब निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ऐसे बताया था कि एक से अधिक परागनलिका का निर्माण तो होता है लेकिन बाद में एक ही सक्रिय रहती है। वैसे ही बहुभ्रूणता का निर्माण तो होता है, मतलब बहुत सारे भ्रूण का निर्माण तो हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक भ्रूण का निर्माण तो होगा, लेकिन लास्ट में क्या होता है, एक ही भ्रूण सक्रिय रहता है। ऐसे परागनलिका में जब मैं आपको पढ़ा थे तो मैंने आपको बताया था कि एक से अधिक परागनलिका का निर्माण तो हो जाता है लेकिन लास्ट में एक ही सक्रिय रहती है। वैसे ही बहुभ्रूणता में भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसको एक दूसरे से रिलेट जरूर करा करिए, जिससे क्या होगा कि आपको वो टॉपिक हमेशा याद रहेगा। क्योंकि अगर हम कोई भी टॉपिक को किसी चीज़ से रिलेट करते हैं तो वो चीज़ हम कभी नहीं भूलते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कुछ भी पढ़ो तो उसको एक चीज़ से दूसरी चीज़ में रिलेट जरूर करा करिए कि हाँ इसको इस चीज़ से रिलेट करेंगे। जिससे क्या होगा कि अगर मान लो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो हमको वो चीज़ भले ही ना याद आए, लेकिन जो हम जिस चीज़ से रिलेट किया था वो चीज़ याद आएगी तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूर करा करिए, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है कि हमारी मेमोरी पावर जो होती है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। जो अनावृत बीज पादप होता है उसमें क्या होता है कि बहुभ्रूणता पाई जाती है, जबकि जो आवृत बीजी जो पादप होते हैं उनके कुछ ऐसे पौधों में बहुभ्रूणता पाई जाती है लेकिन सब में नहीं पाई जाती है। ये सिंपल सी बातें आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो भी कोई बात नहीं, ये मैं पहली बार पढ़ा रही थी तो आपको समझ आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है आवृतबीजी पादप में बहुभ्रूणता के कारण। तो चलिए कारण पढ़ते हैं ताकि आपको बहुत बेहतर समझ में आए। तो यहाँ पे जो पहला कारण है वो कौन सा है कि प्राग भ्रूण के विदलन से। दूसरा कौन सा है, भ्रूणकोश में अंड कोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण का विकास। मतलब क्या है
कि भ्रूण कोश में क्या होता है कि जो अंडकोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का भी विकास हो सकता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद क्या है, जो तीसरा है वो क्या है कि एक ही बीजांड से एक से अधिक भ्रूण कोषों का विकास। बहुभ्रूणता मतलब एक ही बीजांड से बहुत सारे भ्रूण कोषों का विकास हो सकता है, ये कहा गया है। उसके बाद जो चौथा है वो कौन सा है, तो इसमें बताया गया है कि बीजांड की बीजाणुद्वित कोशिकाओं की सक्रियता से। जो बहुभ्रूणता में क्या होता है कि जब बीजांड की जो बीजाणुद्वित कोशिकाओं में जब सक्रियता होगी तो बहुभ्रूणता हो सकती है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं बहुभ्रूणता की सार्थकता। तो यहाँ पे जो पहली सार्थकता है वो कौन सी है कि बीजांड काय से विकसित होने वाले अपस्थानिक भ्रूण मात्र पादप के समरूप होते हैं। जो बीजांड काय से जो विकसित होने वाले जो अपस्थानिक भ्रूण हैं वो कैसे होते हैं, मात्र पादप के समरूप मतलब समान होते हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई। तो जो दूसरा है वो कौन सा है कि बीजांड काय से विकसित भ्रूण से प्राप्त पादप ओज से भरपूर होते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई है। उसके बाद जो तीसरा है वो कौन सा है, तो तीसरा क्या है कि बीजांड काय से विकसित भ्रूण रोग रहित होते हैं। मतलब जो बीजांड काय से जो विकसित भ्रूण होते हैं वो उसमें रोग कोई भी नहीं होता है, वो रोग से रहित होते हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई। उसके बाद जो चौथा है वो क्या है कि अगुणित भ्रूणों का कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग है। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई कि जो अगुणित भ्रूण का जो कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग है। तो ये भी आपको समझ आ गया हो। जो पांचवा है वो क्या है कि इस अगुणित भ्रूणों की कालचिसिन द्वारा उपचारित कर समयुग्मकी वंशागति को विकसित किया जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात है कि इस अगुणित भ्रूण जो है उसको क्या किया जाता है कि कालचिसिन द्वारा उपचारित कर समयुग्मकी वंशागति को विकसित किया जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात है कि कालचिसिन द्वारा उपचारित कर समयुग्मकी वंशागति को विकसित किया जा सकता है। ये इतने 5 सार्थकता थी, आपको समझ आई होंगी। तो आज का टॉपिक नहीं बल्कि पूरा लेसन आज का खत्म होता है। जो सेकंड चैप्टर था यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर में कोई ऐसा बहन भाई है जो कि क्लास 12th में है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।